रहस्यमयी लॉकेट एपिसोड 5 लॉकेट का तीसरा हिस्सा। घने जंगल के बीच रात का सन्नाटा फैला हुआ था। चारों तरफ केवल ठंडी हवा की सरसराहट और टूटती टहनियों की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए वो काली शक्तियाँ वाला शैतान घमंडी आवाज़ में बोला, मैंने कहा था ना कि मुझे हराना तुम्हारे बस में नहीं है बच्चे। तुम्हें बात समझ नहीं आती। अब देखो मेरी असली ताकत। ये कहते ही उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। उसकी हथेलियों के बीच अचानक अजीब सा सफ़ेद और काले रंग का कोहरा इकट्ठा होने लगा। वो कोहरा धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे किसी भयानक तूफान का रूप ले रहा हो। कुछ ही पल में वो ऊर्जा इतनी खतरनाक हो गई कि आसपास की हवा भी कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पूरी ताकत से एक विनाशकारी हमला करने वाला है। लेकिन तभी अचानक उस डरावने माहौल के बीच किसी के उबासी लेने की आवाज़ गूंजती है। ये आवाज़ इतनी आराम से आई थी जैसे कोई अभी अभी लंबी नींद लेकर उठा हो। उस आवाज़ को सुनकर शैतान भी कुछ पल के लिए रुक गया। वह हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर पड़े एक बड़े पेड़ पर गई। पेड़ की मोटी डाल पर एक आदमी आराम से लेटा हुआ था। वो आदमी उबासी लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने अपनी नींद भरी आँखों से सामने खड़े नीली आँखों वाले लड़के की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुमने अभी तक ये मुकाबला ख़त्म नहीं किया आर्यन? अरे यार। ये कहते हुए वो आदमी डाल से खड़ा हो गया। अगले ही पल वो बिना किसी सहारे के हवा में चलने लगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही न हो। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तो अपनी नींद भी पूरी कर चुका हूँ। अब जल्दी से इसे ख़त्म करो ताकि हम दोनों बाप बेटे यहाँ से निकल सके। उस आदमी का नाम था नवीन। शैतान ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो घबरा गया। वो तुरंत पलटकर अपने पीछे देखने लगा। तभी उसने देखा कि हवा में तैरता हुआ नीली आँखों वाला लड़का आर्यन पूरी शांति के साथ अपना हमला तैयार कर रहा था। आर्यन की आँखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथों के आसपास खून जैसी लाल आग भड़कने लगी थी। वो आग सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब भयावह ऊर्जा थी। ये देखकर शैतान घबरा गया और उसने तुरंत अपनी हथेलियों में जमा की हुई काली सफ़ेद ऊर्जा को आर्यन की तरफ फेंक दिया। लेकिन उससे पहले ही वो हमला आर्यन तक पहुंचता, आर्यन बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ को घुमाते हुए खून जैसी लाल आग को ज़बरदस्त वार सीधे उस शैतान पर कर दिया। लाल आग की वो भयानक लपट शैतान से टकराई और पूरा जंगल उस विस्फोट की रोशनी से चमक उठा। शैतान दर्द से चीख पड़ा और कई मीटर दूर जा गिरा। दूर हवा में खड़ा नवीन ये सब देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, यही है मेरा बेटा आर्यन। आर्यन के हाथों में मौजूद तलवार अचानक तेजी से चमक उठी। उस तलवार से लाल रंग की आग की एक भयानक लपट निकली और सीधी जाकर उस शैतान के सीने पर जा टकराई। उस खतरनाक हमले से शैतान संभल नहीं पाया।
वो दर्द से कराहते हुए कई कदम पीछे जा गिरा और पूरी तरह जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। लेकिन आर्यन ने उसे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। वो तुरंत हवा में तैरते हुए उसके पास पहुंच गया। अपने हाथ को हल्का सा घुमाते ही उसने तलवार की आग को हवा में विलीन कर दिया। अगले ही पल उसके हाथों से आग जैसी तेज रोशनी निकलने लगी। आर्यन ने बिना एक पल गवाए वो ऊर्जा सीधी उस शैतान की तरफ छोड़ दी। इससे पहले कि शैतान दोबारा खड़ा होकर खुद को संभाल पाता, उसका पूरा शरीर भयानक आग की लपटों में घिर गया। उसकी दर्द भरी चीखें पूरी जंगल में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में वो काली शक्तियों वाला शैतान आग में जलकर खत्म हो गया। शैतान के नष्ट होते ही आर्यन और नवीन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उनके शरीर से हल्की चमकती हुई ऊर्जा की लहरें निकलने लगी। उनकी शक्तियाँ पूरे जंगल में फैल गई और हर दिशा में किसी चीज़ को ढूंढने लगी। लेकिन कुछ देर तक खोजने के बाद भी उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। तभी आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और नवीन की तरफ देखते हुए कहा, पापा, आपने तो कहा था कि लॉकेट का तीसरा हिस्सा यही कहीं होगा। आपको ऐसा महसूस हुआ था ना? लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह सुनकर नवीन ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, पता नहीं इस लॉकेट का वो तीसरा हिस्सा हमें कब मिलेगा और कब हम इसे पूरा करके उस देव वंशज के असली वारिस को ढूंढ पाएंगे। न जाने इसके लिए हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। नवीन अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक दोनों को काफ़ी दूर से एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। वो ऊर्जा बहुत हल्की थी लेकिन अलग थी। आर्यन और नवीन दोनों ने तुरंत एक दूसरे की आंखों में देखा। फिर बिना कुछ कहे दोनों ने हल्के से सिर हिलाया और अगले ही पल अचानक वहाँ से गायब हो गए। कुछ देर पहले तक शोर और लड़ाई से गूंजता हुआ जंगल अब फिर से गहरी खामोशी में डूब चुका था। उस सन्नाटे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। जहाँ कुछ देर पहले आर्यन ने उस शैतान को आग में जलाया था, वहाँ अब बस हल्की सी बुझती हुई चिंगारियाँ और थोड़ी सी राख बाकी रह गई थी। लेकिन उस बुझती हुई आग को देखकर कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि कुछ ही पल पहले वहाँ कितनी भयानक लड़ाई हुई थी। जंगल के कुछ देर तक गहरी खामोशी छाई रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस सन्नाटे को दो अलग लोगों के कदमों की आवाज़ ने तोड़ दिया। दो आदमी धीरे धीरे चिल्लाते हुए उसी जगह की तरफ आ रहे थे। दोनों ने अपने ऊपर मोटी शॉल ओढ़ रखी थी, जिससे साफ लग रहा था कि ये ठंडी रात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी के हाथ में टॉर्च थी। वो टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उस आदमी का नाम था इंस्पेक्टर रणवीर। चलते चलते रणवीर ने अपने साथ चल रहे आदमी से पूछा, क्या सुखवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने यहाँ यही कहीं किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी? ये सुनकर सुखवीर थोड़ा घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। उसने डरती हुई आवाज़ में कहा,
जी साहब जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने यही कहीं किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन जिसकी आवाज़ थी वो इंसान यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या उसे ज़मीन निकल गई या फिर आसमान खा गया? ये कहते हुए रणवीर थोड़ा आगे बढ़ा गया। तभी पीछे खड़े सुखबीर ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और सामने की तरफ इशारा किया। रणवीर ने सुखबीर के इशारे को देखा और अपनी नज़र उस दिशा में घुमा दी। उसे थोड़ा दूरी पर हल्की हल्की आग की चिंगारियां चलती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वो आग के पास जाकर अपने पैरों के पंजों के बल बैठ गया और ध्यान से उस बुझती हुई आग को देखने लगा। सुखबीर भी उसके पास आकर झुक गया। आग की चिंगारियों को देखते हुए वो डरती आवाज में बोला, साहब जी, आधी रात को यहाँ आग चल रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ ज़रूर कोई था जिसने ये आग जलाई होगी। सुखबीर की बात सुनकर रणवीर ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ कोई तो ज़रूर था, लेकिन कौन? ये कहते हुए रणवीर ने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी आसपास घुमानी शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र आग से थोड़ी दूर भी पड़ पड़ी। वह काफ़ी सारी खाली शराब की बोतलें और कैन ज़मीन पर बिखरी हुई थी। ये देखकर रणवीर खड़ा हो गया और सुखबीर की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, अब समझ में आया। तुम सही कह रहे थे सुखबीर, यहाँ कोई था, लेकिन लगता है कि वो लोग पार्टी करके यहाँ से जा चुके हैं। सुखबीर ये सुनकर थोड़ा उलझ गया। उसने पूछा, मतलब साहब जी? रणवीर ने टॉर्च की रोशनी उन बोतलों पर डालते हुए कहा, ये देखो, यहाँ कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे, शायद पार्टी कर रहे थे, और वही लोग आग जलाकर चले गए। ये सुनकर सुखबीर ने आसपास फिर से देखा और राहत की सांस लेते हुए हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, तो चले अब, या फिर तुम्हें दोबारा किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है? यह कहकर रणवीर वहां से आगे बढ़ गया। सुखबीर की अपनी सिर हिला खुजाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही पलों में दोनों अंधेरे जंगल में गायब हो गए और वो जगह फिर से पहले की तरह ही खामोश हो गई। कुछ ही पलों में रणवीर और सुखबीर दोनों अंधेरे जंगल में चलते हुए धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गए। उनके जाते ही जंगल में फिर से वही गहरी खामोशी छा गई। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। जहाँ कुछ देर पहले रणवीर और सुखबीर खड़े होकर बात कर रहे थे, वहाँ अब सिर्फ बुझती हुई आग की हल्की चिंगारियां और थोड़ी सी राख बाकी रह गई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अचानक उस राख के नीचे कुछ हल्की सी लाल रोशनी चमकने लगी। पहले वो रोशनी बहुत धीमी थी, जैसे कोई छोटा सा अंगारा जल रहा हो, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो रोशनी थोड़ी तेज हो गई। राख के बीच से एक छोटी सी धातु की चमकती हुई चीज दिखाई देने लगी। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो था रहस्यमय लॉकेट का तीसरा हिस्सा। उस टुकड़े पर अजीब अजीब प्राचीन चिन्ह बने हुए थे, जो हल्की लाल रोशनी में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो टुकड़ा
किसी शक्ति को महसूस कर रहा हो। कुछ ही पल बाद उस टुकड़े से हल्की सी ऊर्जा निकलकर हवा में फैल गई और उसी समय जंगल से कई किलोमीटर दूर खड़े आर्यन और नवीन को अचानक एक जानी पहचानी ऊर्जा का एहसास हुआ। दोनों एक साथ रुक गए। आर्यन ने आश्चर्य से अपने पिता की तरफ देखा और नवीन की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। उन्होंने धीरे से कहा, लगता है हमें आखिरकार लॉकेट का तीसरा हिस्सा मिल गया। दूर जंगल में पड़ा वो छोटा सा टुकड़ा अब भी धीमी लाल रोशनी में चमक रहा था, जैसे वो अपने असली मालिक का इंतजार कर रहा हो। ठंडी रात का सन्नाटा अभी भी जंगल पर छाया हुआ था। राख के बीच पड़ा लॉकेट का तीसरा टुकड़ा हल्की लाल रोशनी में चमक रहा था। अचानक हवा में हल्की सी कंपन हुई। अगले ही पल वहां दो परछाइयां अचानक प्रकट हुई। वे थे आर्यन और नवी। दोनों कुछ क्षण तक उस जगह को ध्यान से देखते रहे। आर्यन की नीली आंखें उस राख की ओर टिक गई जहां से हल्की लाल चमक निकल रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और झुककर राख को हटाने लगा। कुछ ही पल में उसके हाथ में लॉकेट का तीसरा टुकड़ा आ गया। जैसे ही आर्यन ने उसे हाथ में लिया, वो टुकड़ा अचानक तेज चमकने लगा। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, पापा, आखिरकार हमें तीसरा हिस्सा मिल ही गया। नवीन ने संतोष की सांस ली। हाँ, लेकिन याद रखो आर्यन, जितने ज्यादा हिस्से हम ढूंढेंगे उतना ही हमारे दुश्मनों की नजर भी हम पर पड़ेगी। नवीन की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक जंगल में काली ऊर्जा की एक तेज लहर फैल गई। हवा भारी हो गई। अचानक उनके सामने कुछ दूरी पर दो काली परछाइयां प्रकट हुई। उन दोनों के काले लबादे पहन रखे थे और उनके आसपास अजीब सी काली धुंध घूम रही थी। वे थे डार्क सोल के योद्धा। उनमें से एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, तो आखिरकार देव योद्धाओं ने तीसरा टुकड़ा ढूंढ ही लिया। दूसरा आदमी आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन अफसोस, तुम इसे अपने पास नहीं रख पाओगे। ये कहते ही दोनों के हाथों में काली ऊर्जा जमा होने लगी। आर्यन ने तुरंत लॉकेट का टुकड़ा अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी नीली आंखों में तेज चमक आ गई। नवीन हल्की मुस्कान के साथ बोला, लगता है आज की रात अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही पल चारों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। एक डार्क सोल योद्धा ने हवा में छलांग लगाते हुए काली ऊर्जा का हमला किया, लेकिन आर्यन बिजली की तेजी से हवा में उड़ा और अपनी लाल आग की शक्ति से उस हमले को बीच में ही रोक दिया। लाल आग और काली ऊर्जा के टकराने से पूरा जंगल चमक उठा था। दूसरी तरफ नवीन भी शांत खड़े नहीं थे। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उनके हाथों से सुनहरी रोशनी की शक्तिशाली लहर निकलकर दूसरे डार्क सोल योद्धा से टकराई। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। कभी लाल आग आसमान में चमकती, कभी काली शक्तियां जंगल को अंधेरे में डुबा देती। लेकिन धीरे धीरे लड़ाई का पलड़ा बदलने लगा। आर्यन ने हवा में झूमते हुए अपनी खून जैसी लाल आग की तलवार से एक जबरदस्त वार किया। वो वार सीधे एक डार्क सोल योद्धा पर पड़ा। वो योद्धा जोर से जमीन पर आ गिरा
उसी समय नवीन ने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर दूसरे डार्क सोल योद्धा पर हमला किया। उनकी सुनहरी ऊर्जा ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। कुछ ही पलों में दोनों डार्क सोल योद्धा हार कर जमीन पर गिर पड़े। आर्यन धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसकी आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी। नवीन ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा लड़ रहे हो, बिल्कुल एक सच्चे देव योद्धा की तरह। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े लॉकेट के तीसरे टुकड़े को देखा। वो टुकड़ा अब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में एक बात साफ थी। देव योद्धाओं ने एक और लड़ाई जीत ली थी और लॉकेट का तीसरा हिस्सा अब उनके पास था। क्या आर्यन और नवीन लॉकेट के बाकी टुकड़ों को ढूंढकर देव वंशज के असली वारिस तक पहुंच पाएंगे? डार्क सोल के योद्धाओं को लॉकेट के टुकड़ों के बारे में कैसे पता चला रहा है? अब क्या होगा आगे और कैसे खोजेंगे नवीन और आर्यन देव वंशज के असली वारिस को?